अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। मुझे कहते हैं जी महक असलम। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, सियासत से इनका ताल्लुक है, मुस्लिम इकनून से इनका ताल्लुक है और खुसूसन पंजाब से इनका ताल्लुक है। वजीर सेहत पंजाब हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा चेयरमैन है काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक साहब सब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत सर बेहद शुक्रिया, इतना बिजी स्केड्यूल फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बेहद शुक्रिया। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। अच्छा, सबसे पहले आपका जो सेहत का शोबा है उसी से मुतालिक मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहला सवाल मेरा हो, क्या कुछ नई चीज़ें आ रही हैं सेहत के शोबे में, खुसूसन पंजाब, लाहौर? देखिए, शोबा सेहत में मैं बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ। मैंने पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ एक तवील अरसा काम किया, 8 साल का अरसा गुजारा है, और अब मौजूदा जो वज़ीर आला साहब हैं बीबी मरियम, उनके साथ काम कर रहा हूँ। हेल्थ में तो हर वक्त दुनिया भर में रिसर्च और नई नई इंटरवेंशंस आ रही हैं, तो आपको नए हस्पताल बनाने हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, आपकी मेडिकल एजुकेशन, तो आपको हर तरफ नजर रखनी पड़ती है। चूँकि मेरा महकमा जो है वो टीचिंग अस्पतालों को डील करता है। मेरे पास 19 मेडिकल कॉलेज हैं, 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको फेलोशिप्स में भी इजाफा करना है, बच्चे भी आपने ट्रेन करने हैं, फिर इक्विपमेंट्स आपने लेटेस्ट लेके आने हैं। तो हम जितने भी अस्पताल नए बना रहे हैं, हमने PKLI बनाया अपने पिछले टेन्योर में, तो उसकी इनफरादियत ये थी कि वो पर्पस बिल्ड JCI स्टैंडर्ड हॉस्पिटल था, यानी जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल। तो JCI अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ये पहला पब्लिक सेक्टर अस्पताल है पाकिस्तान का जिसको JCI स्टैंडर्ड मिला। तो हमारे अब जितने भी नए अस्पताल बन रहे हैं, चाहे वो कैंसर अस्पताल बन रहा है, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल जो पाइन रोड पे बन रहा है, जना कार्डिक जो जना अस्पताल के सामने बन रहा है, और नवाज शरीफ कार्डिक इंस्टीट्यूट सरगोदा, तो तीनों अस्पतालों की जो प्लानिंग, मेडिकल प्लानिंग की गई है, वो इसी ज़हन से की गई है कि इसको हमने एक जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके जाना है। तो हेल्थ पे आपको हर वक्त नजर रखनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है। आपकी जो प्रोफेशनल्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, उनके साथ आपको बेशुमार नशिस्तें करनी पड़ती हैं, बहस करनी पड़ती है। फिर बाहर से ज़्यादा कंपनीज भी आती हैं, उनके डेलीगेशंस भी आते हैं, आप उनसे डिस्कशन करते हैं। दुनिया भर में एग्जीबिशंस होते हैं, वहाँ पे आपके जो रेडियोलॉजिस्ट हैं या परमानोलॉजी के लोग हैं, जिस शोबे के जो भी प्रोफेसर हैं, उनको फिर वहाँ पे जाना पड़ता है और फिर आप डिस्कशन करते हैं। अभी जो कैंसर में लगाई एक मशीन हमने, मुझे मेरे अपनी बहन सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी। बहुत जबरदस्त कोबुलेशन मशीन, बेसिकली आम आवाम की जुबान में अगर मैं चाहूँ कि आप उन्हें समझाएं तो क्या है ये? मैं आपको बताता हूँ। अभी जब पीछे एक विजिट किया वज़ीर आला साहब ने चाइना, तो चाइना में उन्होंने वो कंपनी विजिट किया जो मेडिकल इक्विपमेंट्स तैयार करती है। तो कोबुलेशन बेसिकली जो ट्यूमर है 4 सेंटीमीटर से कम कैंसर का, उसको माइनस पे जाके ख़त्म करती है, यानी नाइट्रोजन उस पर अप्लाई किया जाता है और उसको माइनस में लेके जाया जाता है, और फिर उसको वो आधे घंटे में पेशेंट ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन उसकी एक ख़ास उसके प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। तो उसमें बेसिकली ये मशीन फिर लाए, मशीन काफ़ी कॉस्टली है, और उसमें जो सोल्यूशन यूज़ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर है कि महकमा, उसमें प्रोब्स यूज़ होते हैं, और एक प्रोब जो है वो एक पेशेंट पे एवरेज और $5,500 का खर्चा है, $5,500 का खर्चा भी। लेकिन वज़ीर साहब ने मजीद मशीनों का हमें कह दिया है, और साउथ के लिए और अपर पंजाब के लिए, और जो कैंसर अस्पताल बन रहा है नवाज शरीफ, उसके लिए 2 मशीनें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो 4 मशीनें मजीद आ जाएंगी। मेरे पे सब लोड बहुत है। कल हमने एक मीटिंग की थी उस पर, और वाइस चांसलर किंग एडवर्ड भी वहाँ पे मौजूद थे। तो एक 10 रुकनी कमेटी है जिसमें रेडियोलॉजी के लोग हैं, ऑन्कोलॉजी के लोग हैं, मेडिसिन के लोग हैं, नेफ्रोलॉजी है, उसमें पल्मोनोलॉजी है, अगर आपके लंग्स में खुदा न खासा कैंसर है, आपकी किडनी में कैंसर है, तो एक 10 लोगों की कमेटी जो इस बात का तयन करती है कि इसके जो बायोप्सी की रिपोर्ट है या जो उसकी क्लिनिकल जजमेंट है, उस पर किसका इस मशीन पे इलाज हो सकता है। तो एकदम दबाव तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा है, गर्जमंद तो दीवाना है, जिसको कैंसर है वो अपनी ज़िंदगी बचाने की तो पूरी कोशिश करेगा। तो पहली मशीन है, अब जब दूसरी मशीन आएगी, फिर तीसरी आएगी, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और पंजाब पहला सूबा है जिसने इस मशीन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। Really very great. अच्छा, जिगर है और ब्रेस्ट कैंसर जिसको ये इलाज, ब्रेस्ट कैंसर भी है इसमें, जिगर का भी है, किडनी का भी है इसमें, लेकिन जो आपका ट्यूमर है उसके खास साइज तक है, यानी उससे अगर ज्यादा हो या फैल जाए फिर उसका एक नॉर्मल जो तरीकाकार है उस पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो कल हमारी डिस्कशन थी जिसमें क्लिनिकल लोग सारे बैठे थे, तो 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से कम जो होगा, तो वो हम फिर जो हमें रब्ता करता है उसकी पूरी फाइल मंगवाते हैं, कमेटी को रेफर करते हैं, वो कमेटी हफ्ते में 2 दिन बैठ रही है, उसके केस को पढ़ती है और हमें बता देती है कि इसका इलाज हो सकता है, इसका जो है वो रवायती तरीके से। अच्छा, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि एडवांस स्टेजेस के लिए ये नहीं है, और अगर ये नहीं है तो फिर उसके लिए कोई मंसूबा? उसमें तो देखिए, जो हमारा अस्पताल बन रहा है, वैसे तो हमारे पंजाब के अस्पताल में ऑन्कोलॉजी वार्ड्स भी हैं, और चिल्ड्रन अस्पताल में ऑन्कोलॉजी बच्चों की मौजूद है, लेकिन एडवांस अस्पताल जो है वो तो सारा हमारा बन रहा है, 74 बिलियन रुपीस का है, और उसमें जो इनफादियत ये है कि पैलेटिव केयर भी है उसमें। पैलेटिव केयर होती है जो लेवल 3 लेवल 4 के पेशेंट्स हैं, जिनका
अब अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेडिकल साइंस में जिनका ठीक होना मुमकिन नहीं है, उनकी भी वहाँ पे एडमिशन किया जाएगा, उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी, उनकी पेन मैनेजमेंट भी की जाएगी। तो 100 बेड हमारे पास जो है वो पैलेटिव केयर के हैं, फिर बोन मैरो है, फिर उसमें बंकर्स हैं, उसमें लीनियर है, उसमें गैमा नाइफ है। तो दुनिया का बेहतरीन इक्विपमेंट जो इस वक्त दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइक्रोसॉफ्ट के साथ वो हम वहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो 74 बिलियन रुपीस का वो अस्पताल है इंशाल्लाह, और उसको हमने बोर्ड के थ्रू चलाएंगे। उसको डिपार्टमेंट सिर्फ एक हद तक उसका अटैच होगा। पीकेएलआई मॉडल है, आप समझ लीजिए पीकेएलआई में बोर्ड इंडिपेंडेंट चलाता है, और उसमें जो हम डॉक्टर्स लाएंगे दुनिया भर से लाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट देंगे उनको, जैसे दुनिया के बड़े अस्पतालों में होता है। तो उसको इंशाल्लाह सस्टेन मॉडल पे चलाएंगे। अच्छा, सर्जरी के बाद भी अगर फर्ज करें किसी शख्स का इलाज जारी रहता है और कीमो रेडिएशन के अलावा हम कहते हैं कि इस कीमो के थ्रू भी नहीं करना, रेडिएशन के थ्रू भी नहीं करना, तो इतनी एडवांस मशीनरी अभी पंजाब में मौजूद है या अभी लाने का कोई प्लान है? जो कैंसर अस्पताल है ना, उसमें जब हमने उसको शुरू किया तो हमने उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत की। जो हमारे सेक्रेटरी थे उस वक्त के अली जान, और हमारे सेक्रेटरी असमत साहब हैं, हमने दुनिया भर के जितने पाकिस्तानी थे पूरी दुनिया में, और उनकी तादाद 25-30 से ज़ायद थी, हमने उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग्स की पूरी रात, क्योंकि हम रात 12-1 बजे मीटिंग शुरू करते थे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में, लंदन में। तो सबसे पहले हमने उनकी इनपुट ली, फिर पाकिस्तान के अपने जो ऑन्कोलॉजी के लोग थे उनको इकट्ठा किया। तो फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें इंप्रूव होती गई। आईडेफ हमारी जो एग्जीक्यूशन एजेंसी है, जो पीकेएलआई बना चुकी है, तो कंस्ट्रक्शन का काम तो उनके पास है, लेकिन उसका सारी जो मेडिकल प्लानिंग है वो तो दुनिया भर के जो ऑन्कोलॉजी के लोग हैं पाकिस्तानी, जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं। बल्कि अभी जो उसके सीईओ हैं और उसके नंबर 1-2 उनका भी फाइनलाइजेशन कर ली गई है, सीएम साहब ने उनका इंटरव्यू कर लिया है, और उसके लिए इब्रार अशरफ हमारे मेयो के हेड ऑफ सर्जरी के, और अमार साहब है वहाँ पे, अमार सरवर जो हार्वर्ड में इस वक्त पढ़ा रहे हैं, तो उनको हम वहाँ से ला रहे हैं, वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो उसमें इंशाल्लाह इस अगले साल जो आ रहा है, अगले साल के एंड में उसको हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन किसी भी अस्पताल को जब आप शुरू करते हैं तो उसको 6 माह, साल, 2 साल थोड़ा अपनी स्पेस बनाते और अपना नाम बनाते लग जाते हैं। पीकेएलआई जब शुरू किया तो शुरू में मुश्किलात थी, लेकिन अब एक रूटीन में चल रहा है। और लीवर किडनी के हवाले से जिन लोगों को चाइना और इंडिया जाना पड़ता था, आज वो पीकेएलआई के इत्मीनान का नाम है, वहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं एक चीज मेंशन करूंगी कि पीकेएलआई में ही मेरे बेटे का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, जो कि मतलब जबरदस्त चीज है, क्योंकि मैंने उसकी रिपोर्ट्स अमेरिका भेजी और उन्होंने कहा कि अगर आप पीकेएलआई से ट्रीटमेंट करवा रही हैं तो आपको अमेरिका आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल जो इसका ट्रीटमेंट है वो फ्री है जी, लेकिन ये एक स्पेसिफिक टाइम तक फ्री रहेगा, उसके बाद इस पे मरीजों को पैसे अदा करने पड़ेंगे, ये लाइफ टाइम फ्री है? इस पे अपना प्रपोजल्स बना रहे हैं। प्रपोजल ये है कि जो दे सकता है वो दे, जो नहीं दे सकता वो ना दे, लेकिन हतमी फैसला वज़ीर आला साहब ने करना है, क्योंकि उन्होंने इस पे खुद भी मीटिंग्स की हैं। तो कम से कम अखराजात की जो पेशेंट की हद तक हमें कोई मसला नहीं होगा। हम चाहेंगे तो हमें ब्लॉक में से पैसे मिल जाएंगे। आप देखें, हम किडनी लिवर ट्रांसप्लांट इस वक्त फ्री कर रहे हैं। ये यूनिक प्रोग्राम है पाकिस्तान में जो सीएम साहब ने शुरू किए हैं। किडनी, लीवर, डायलिसिस, कॉकलेयर इम्प्लांट, कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज, जो बच्चों के दिल में सुराख होता है, बच्चों के दिल में सुराख का हमारा बड़ा कामयाब प्रोग्राम है। हमने प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ शामिल कर लिया है और पब्लिक सेक्टर की कैपेसिटी भी बढ़ा ली है। तो सिर्फ 6000 ऑपरेशन हमने ऐसे किए हैं इस 1 साल में, जो होने मुमकिन नहीं थे, क्योंकि बच्चों की जो डिले है वो 2-3 साल का है। किपी के बच्चे भी हमारे पास आते हैं चिल्ड्रन लाहौर में। अब हम चिल्ड्रन लाहौर में उनका प्रोसीजर कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, फैसलाबाद कर रहे हैं, मुल्तान हम कर रहे हैं, पिंडी कर रहे हैं, और उसके साथ कई प्राइवेट अस्पताल हैं पूरे पंजाब के जो उस स्टैंडर्ड पे आते हैं हेल्थ केयर कमीशन के, और उनको भी हमने कर लिया। तो सारी पेमेंट हम उनको करते हैं। अच्छा। तो पेशेंट चिल्ड्रन में अगर वेटिंग लंबी है तो हम रेफर उधर कर देते हैं मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पतालों में। तो ये एक मॉडल है जिसकी वजह से कम से कम जो बच्चे क्यू में थे या डिले हो रहे थे उनको टाइम पे उनका ऑपरेशन हो। अच्छा, इस मशीन से कितने लोग एक दिन में मुस्तफीद हो सकते हैं? हमने इसमें डिस्कशन की है, इस पे मैक्सिमम 4 से 5 होंगे पर डे, क्योंकि उस पर प्रोसीजर पे ज़्यादा टाइम लगता है। और जो वो बात कर रहे थे कि मशीन हीटअप भी होती है और सारा उसका जो सिस्टम है, तो जो कंपनी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनकी कंसल्टेशन से डेली मैक्सिमम 4 से 5 करेंगे, लेकिन जो नई मशीनें आती जाएंगी ज़्यादा स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी। ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस हॉस्पिटल में ये इस वक्त मशीनें मौजूद है वहाँ का स्टाफ इतना ट्रेन है कि इन मशीनों को चला ले? क्योंकि बाद में ये होता है कि शायद स्टाफ की नेग्लिजेंस सामने आई है और मरीज जो है वो चला गया। एक तो चाइनीज खुद यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जब भी किसी मशीन जो नई लाई जाती है या पुरानी भी सीटी हमारा आती है, तो उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर या वेंडर होता है वो आफ्टर सेल सर्विस उसके जिम्मे होता है। ठीक है। और जब वो साल गुजर जाए तो उसके बाद फिर हम पर ईयर उनको पैसे देने शुरू कर देते हैं। तो चाइनीज मौजूद हैं, इन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग की है। मजीद जो मशीन आ रही है उन लोगों की ट्रेनिंग की अभी हम लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। अच्छा। तो ट्रेंड लोग मौजूद हैं, मुराद ये कि रेडियोलॉजी के प्रोफेसर मौजूद हैं, लेकिन इस मशीन के लिए उन्हें खुसूसी तरबियत हासिल। सही, ठीक। अच्छा, नवाज शरीफ हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया था, पहले ये कहा गया कि इन मशीनों के थ्रू ही जो है उसकी ओपनिंग होगी, लेकिन अभी वो डिले है इन प्रोसेस। तो मुझे ये बताएं कि क्या उसके लिए कोई नया आप लोगों ने
आपने मंसूबा सोचा हुआ है कि नवाज शरीफ हॉस्पिटल की जब ओपनिंग होगी तो कोई नई चीज़ के साथ होगी, आवाम के लिए कोई नया सरप्राइज होगा? देखिए दुनिया भर में एक तो जो भी एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है आप ज़ाहिर है कि उसी में लेके कर रहे हैं, वो मेडिसिन से भी होता है, वो सर्जरी से भी होता है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो नवाज शरीफ हॉस्पिटल है कैंसर का, ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि एशिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट अस्पताल होगा। ये 900 बेड का अस्पताल बन रहा है, दुनिया में 900 बेड का कैंसर अस्पताल कोई नहीं है। और इसका सालाना खर्चा जो है वो 50 से 60 बिलियन है पर ईयर सब अखराजात। तो वो हमने उसकी भी असेसमेंट किया, बिजनेस मॉडल इसका बनाया, तो उसको हम सस्टेन मॉडल पे चलाएंगे। पुअर ऑफ द पुअर का इलाज बिल्कुल फ्री होगा। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई खुशहाल शख्स आता है तो अपनी पेमेंट करेगा, ताकि वो जो अमीर लोग अफोर्ड करते हैं उनसे पैसे लिए जाएं और जो गरीब आदमी है उसको 100% फ्री किया जाए। अब PKLI में जब आप पेशेंट कमरे में जाता है तो डॉक्टर को नहीं पता होता कि ये पेई पेशेंट है या पुअर पेशेंट है। तो ऐसे सिस्टम बनाएंगे कि जब वो डेस्क से गुजर जाए तो उसके बाद आगे किसी को ना पता हो कि ये पूरा है कि रीच है। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि इतनी महंगी मशीनें आ रही हैं, फिर स्टाफ को भी ट्रेन किया जा रहा है, जो हमारा पंजाब का हेल्थ बजट है क्या वो इस चीज़ को मीट कर पा रहा है या हेल्थ बजट को बढ़ाना पड़ेगा, या क्या आप लोगों का इस सारे उसमें वो बजट हमने इस साल ना काफ़ी बढ़ाया है, हमारा 330 अरब रुपए का बजट है। अच्छा। लेकिन ये जो मैंने आपको प्रोग्राम्स बताए हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हमारा 25 अरब का चल रहा है और सेम इनिशिएटिव्स हैं वो तो 45 अरब रुपए इनका अलग है। सही है। और ये जो अब आई है मशीन, इसके जो पैसे हैं वो हमें अलहदा मिल रहे हैं। तो सेम जो अपना ब्लॉक है उससे अपने फिर वो दे देते हैं, जो प्रोब्स हैं या जो खरीदारी करी जाएगी उनके पास एक ब्लॉक मौजूद होता है, तो उनकी पहली प्रायोरिटी हेल्थ है। तो पैसों की ऐसे हमें कोई इशू नहीं होता। सही। और जो मैं स्पेसिफिकली मशीन चूंकि हमारे लिए भी नहीं है और सुबह के लिए भी नहीं है, इसकी मेंटेनेंस पे कितना पैसा दरकार होगा? नहीं अभी तो इसकी मेंटेनेंस जो है वो तो सारी कंपनी के जिम्मे है ना, पहले 1 या 2 साल तो कंपनी के जिम्मे है, तो उसके बाद उनसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये पहली मशीन आई है, प्राइवेट सेक्टर भी इसको लेगा, इसको और सुबह भी लेंगे, हम उनसे 4-5 मशीनें और ले रहे हैं, तो ज़ाहिर उनका एक सिस्टम यहाँ पे बन जाएगा। तो फिर वो जब साल गुजर जाता है, जो एक पहला या 2 साल होते हैं जिसमें आप फ्री उनसे सर्विस करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका एनुअल, और फिर जिम्मे उनके होता है उसको ठीक रखना, चलाना। अच्छा जैसे कैंसर की हम बात करें, इसके लिए तो जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, जो बाकी दीगर बीमारी हैं ज़ाहिर है उसको हम साइड पे नहीं कर सकते, उस पर फोकस करना जरूरी है, उसके लिए क्या प्लानिंग है आप लोगों के पास? देखिए वो तो हर फील्ड में हम काम कर रहे हैं। जैसे पीडियाट्रिक अस्पताल नए बना रहे हैं, पिंडी में 400 बेड का बना रहे हैं, भालपुर में हम शुरू कर रहे हैं, कार्डिक में हम बहुत इस वक्त काम कर रहे हैं। हमारे इस वक्त शामली जो मरी है वहाँ पे आज हमारी पहली एंजियोग्राफी हो गई है मरी में। अच्छा। और मरी में हम बाईपास भी शुरू कर रहे हैं, और साहिवाल में हमारी एंजियोग्राफी 8 दिन में शुरू हो जाएगी, स्टंटिंग, यानी कि वो जगह जहाँ पे पहले नहीं था। और साहिल में बाईपास भी इंशाल्लाह हम इस साल शुरू कर देंगे। सरगोदा हमारा अगले साल मुकम्मल हो जाएगा मार्च-अप्रैल में, और वो प्रॉपर PHC की तरह के इंस्टीट्यूट है। चौथा हमारा जना अस्पताल के सामने है जो PHC जितना इंस्टीट्यूट है। तो इन 4 इंस्टीट्यूट के बनने से और बाकी इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी बिल्डिंग की वजह से जो कार्डिक क्यू है, खासतौर पर जो कार्डिक सर्जरी क्यू है, उससे बहुत कमी वाक़या हो जाएगी। तो जो रश कम होगा अस्पतालों पे, हमारा इशू क्या अस्पतालों पे, एक बेड में 2 या 3 लोग हैं, तो डॉक्टर की भी एक लिमिट है और बेड कैपेसिटी की भी एक लिमिट है। तो आप जो चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करेंगे, लाहौर से बाहर करेंगे, लाहौर से बाहर नए अस्पताल बनाएंगे, तो लोगों का रुझान आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसे डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। हमारा जो दूसरा महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन है, जिसको ख्वाजा इमरान साहब जिसके मिनिस्टर और नादिया बीबी उसके सेक्रेटरी हैं, ये जो हमने आउटसोर्स किए BHU से बड़ा शोर मचा था, अब वो BHU बेहतरीन चल रहे हैं। आउटसोर्स का मतलब ये था मिलेगा डॉक्टर को ही, लेकिन डॉक्टर उस वक्त शाम तक बैठेगा, और जो 50 मरीज देख रहे हैं वो 150 मरीज देखेगा। तो जब आपको बड़े अस्पताल में OPD में रश नजर आता है, मेयो में 6000 पेशेंट है सिर्फ एक OPD में, 6000, तो आप एक बंदा भी साथ लगा लेना तो 12000 लोग तो सिर्फ OPD में आ रहे हैं। तो वो उनको आप कम करेंगे तो उनकी क्वालिटी बेहतर होगी ना। तो वो हम बेसिक उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं कि प्राइमरी, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और फिर डिवीजनल सतह पे उनको चीज़ों को सेग्रीगेट करें ताकि इंप्रूवमेंट बेहतर हो। मुझे ये बताएं कि अनमोल हॉस्पिटल जो है वहाँ पर जब भी पेशेंट जाता है तो पहले उसकी जो पहली पर्ची बनती है उसकी फीस ली जाती थी 500 से गालिबन 700 रुपये, जो कि अब बढ़ा के 1500 रुपये कर दी गई है। ज्यादती है फिर गरीब के साथ। अनमोल देखिए प्रोविंशियल नहीं है, वो टॉक भी एनर्जी के साथ अटैच है। हाँ हमारे हेल्थ कार्ड में है, जो पंजाब का हेल्थ कार्ड है वहाँ पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो अनमोल के वाले से मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता क्योंकि वो उसको एटॉमिक एनर्जी कमीशन कंट्रोल करती है। तो हमारा हेल्थ कार्ड बहरहाल वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे चलता है। अच्छा मुझे बताइए, तो आपने स्पेसिफिकली पंजाब की मुझे सिचुएशन बताई, अगर बाकी सूबों की हम बात करें क्या कमेंट करेंगे? स्पेशली KP की मैं बात करना चाह रही हूँ कि वहाँ पे हेल्थ का जो सिस्टम है उस पर आपका क्या कमेंट है? हेल्थ एक ऐसा इशू है जिसपे ना मैं बहुत मुताद बोलता हूँ और मैं खाम मुखालफत नहीं करता किसी सूबे की। आपको लगता है काम हो रहा है वहाँ पे? मैं अभी इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। देखिए मैं इतना जरूर कहूँगा, डाटा देख लें पंजाब के पास पेशेंट्स का जो KP के हमारे पास आ रहे हैं, खातर पे जो बच्चों के दिल में सुराख है उसके
तो मेरा ख्याल है उनको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग मजीद बेहतर करनी चाहिए। अच्छा, वहां पर भी चूंकि है तो पाकिस्तानी हमारे बहन भाई रहते हैं, तो क्या वहां की गवर्नमेंट के साथ मिलके कोई कोलैबोरेशन अगर होनी चाहिए या हो सकती है इन फ्यूचर, तो ये एक अच्छी चीज नहीं होगी? हमने तो हमेशा कोशिश की। आपको याद होगा 2016 में आउटब्रेक हो गई डेंगू की पेशावर में, तो हमारी टीम फौरन वहाँ पे चली गई थी। केमिकल एप्लीकेशन जो थी, केमिकल भी हमने वहाँ पे दिए, लेकिन डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे रिसीव करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हमने शुरू की 2014 में, मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। तो मियां नवाज शरीफ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्लामाबाद, गिलगित और सारे सूबों में शुरू की, मगर केपी के उस प्रोग्राम में नहीं आया। तो हमारा प्रीमियम 1300 था, उन्होंने प्रीमियम लिया 1500 पे। तो मैं चूंकि बहुत अरसे से हेल्थ को देख रहा हूँ, तो ज़ाहिर है वो सूबा अगर हमारे साथ चलना चाहेगा। अब 1122 का एक मैं आपको बता रेस्क्यू का, मैं उसका भी वजीर हूँ, रेस्क्यू भी मेरे पास है। तो रेस्क्यू 1122 की जो अकेडमी है वो पाकिस्तान के तमाम सूबों को ट्रेन करती है। केपीके के लोग हमारे पास आते हैं, सिंध के लोग आते हैं, बलूचिस्तान के लोग आते हैं, गिलगित कश्मीर के लोग आते हैं, और कई 100 आते हैं, बच्चे आते हैं, हम ट्रेन करते हैं और एक साल बाद उनको भेज सकते हैं। तो पंजाब बड़े भाई के तौर पर हर वक्त अवेलेबल है, नॉलेज शेयरिंग की बुनियाद पे, एक्सपर्टी की बुनियाद पे हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। हम ये नहीं कहते हम सिखाएंगे, हम एक दूसरे से सीखना चाहिए। अच्छा, बड़े भाई का सिंध के बारे में क्या ख्याल है? सिंध में जो इस वक्त सेहत पे काम हो रहा है, और इसके अलावा जो एक वैक्सीनेशन शुरू की गई सर्विकल कैंसर के हवाले से, बड़ा जबरदस्त कदम है, लेकिन उस पर हमने देखा प्रोपेगेंडा काफी हो रहा है। सिंध के अंदर जो सेहत की सिचुएशन है उस पर आप क्या कहेंगे? वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बेहतर करने की, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। हेल्थ में हमेशा ना जवाब आपको देना चाहिए कि आपको एक दूसरे की जो काम है ना उसका एहसास होना चाहिए। अगर मैं कहूँ जी वो काम ही नहीं कर रहे तो नामुनासिब है, बिल्कुल कर रहे हैं। उन्होंने कार्डिक में बहुत अच्छा काम किया है, अलीवर ट्रांसप्लांट में उनका बहुत अच्छा काम है, कराची में उनका रिहैब बहुत अच्छा काम है। तो हर सुबह अपने तौर पे कम या ज़्यादा तो बेहतर काम करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शहबाज साहब के साथ और बीबी मरियम के साथ मैं ये बड़े सर झुका के कहना चाहूँगा कि हम इंशाल्लाह बाकी समूह से बेहतर काम कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा चलें, अब जरा सैलाब की सूरत हाल पे बढ़ती है, हमने खुद देखा कि आप फील्ड में मौजूद थे, काम कर रहे थे, लोगों के साथ आप मौजूद थे। क्या सिचुएशन आपने देखी लोगों के? चूंकि हम वहाँ पर नहीं थे, आप वहाँ पे थे, आप ज्यादा बता सकते हैं, क्या मनाजिर थे वहाँ पे, लोगों की हालत कैसी थी? हालत तो बहुत बुरी थी, नाकाबिले बयां। हाँ जी, वो तो एक पूरी दास्तान है जो ज़हन पर नक्श हो चुकी है, और बहुत कुछ देखा हमने, और बहुत से ऐसे वाक़या देखे जिससे दिल बहुत रंजीदा भी हुआ, और लोगों की लाइफ देखी, ख़वातीन की बेबसी देखी, बच्चों की बेबसी देखी, और जिस हद तक मुमकिन था हम काम कर सकते हमने काम किया। लेकिन जितना भी किया कम किया, मैं चाहता हूँ और करना भी, क्योंकि वो एक ऐसा मौका में मिला था हम सबको, मुझे या मरियम और जब साहबा को, कि जितना हम समेट सकते थे अल्लाह की रहमत वो हम समेट रहे थे। तो हमने यही किया, हमने 22 घंटे 24 घंटे भी काम किया, सोच के सोए, ज़मीन पे बैठे, मिट्टी में बैठे, कीचड़ में बैठे। तो वो आपके ज़हन से ना चीज़ निकल जाती है कि मैं कोई वज़ीर हूँ या कहूँ, सारे इंसान है। तो सबसे पहले जो अच्छा काम किया सीनियर मिनिस्टर हम सब ने, हम लोगों के साथ बैठ के जाके, लोगों के अंदर बैठ के, तो लोगों का एहसास हुआ यार ये हमारे अपने लोग हैं। तो फिर उन्होंने हमसे डायरेक्ट बात की हर, फिर हमने वहाँ पे जो रिलीफ का काम किया, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने मौका दिया। तो वो पूरा नक्श है, एजुकेट होने का मुझे बहुत मौका मिला, मुझे सीखने का मौका मिला कि डिजास्टर को डील कैसे करना है। मैंने 2010 के सलाब में भी काम किया था, कोटद्दू में, शवाद सर ने मुझे भेज दिया था, तो मैं एक माह वहाँ पे रहा था। मगर ये एक्सपीरियंस जो था ना, ये बड़ा मुख्तलिफ एक्सपीरियंस था। और मैं आपको बताऊँ कि हमने अपने काम का, अभी आप प्रोग्राम से पहले मुझसे आपने एक सवाल पूछा था, हमने टाइम पे किया था। पीडीएम में जो है, जिसको मैं कैबिनेट कमेटी को चेयर करता हूँ, पूरा साल काम करते हैं। जो दरिया में ओरियन हो रहा है ना, दरिया का कटाव हो रहा है, तो वो पूरा साल हर महीने समरीज आती हैं। हमने देखना था दरिया का कटाव कहाँ पे हो रहा है, हस्पताल कहाँ पे है, किसी खंबा कहाँ पे है, सड़क कहाँ पे है, लोगों की ज़मीन आ रही है, तो उस पर फिर हम इरीगेशन के साथ मिलकर वहाँ पे स्पर बनाते हैं। ठीक है। तो वो पहली बात है, पूरा साल काम होता है। दूसरा, पीडीएम के पास एक कैपेसिटी मौजूद है कि हम इर्द गिर्द के सारे मुल्कों का मौसम देख रहे हैं। सही है, वो हम रियल टाइम देख रहे हैं। अगर हमें पता चनाब और हमने देखना है इसको सिंध को, तो हम तिब्बत से उसको देख रहे हैं कि तिब्बत की इस वक्त क्या सूरत है, तिब्बत से नहीं कर रहे हैं, इंडिया में क्या हो रहा है, तो वो सारा सिस्टम हम देख रहे होते हैं। ये जब सीजन शुरू हुआ तो हमें अंदाजा हो गया था इस बात का कि ये खराबी की तरफ जा रहा है। अलर्ट थे हम। और अलर्ट इसलिए थे कि हमने तहसील लेवल तक अपनी एम्बुलेंसेज, अपनी बोट्स जो थी वो वक्त पे रवाना कर चुके थे हम। ठीक है। और जब पानी आना शुरू हुआ तो आने से पहले हमें सिस्टम बता रहा था कि कई 100 मिलीमीटर बारिश जो है वो फलां जगह मुतवक्को है। लेकिन जितनी ज्यादा बारिश हुई, चूंकि इंडिया से हमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं मिल रही थी, हमारे लिए मुश्किल चीज ये थी कि उनके हाई कमिश्नर जो एक दिन पहले लेटर डाला वो भी कंप्रीहेंसिव नहीं था। उनके जो डैम थे वो भर चुके थे 90%, उन्होंने, हमें इल्म में था कि वो 60% भरे हुए हैं। तो एक तो थोड़ा सा मेरा समझता हूँ कि उनको जिम्मेदारी का उनको मुजाहरा करना चाहिए था। लेकिन हमारे इल्म में था जब सियालकोट नॉर्मल पानी आया तो आबादी का इनखला शुरू हो चुका था, और अगर इनखला ना होता
तो खुदा न खास्ता बहुत बड़ा जानी नुकसान होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि मतलब बचाव के लिए हमें डैम्स बनाने चाहिए? क्योंकि एक बात जो कि कॉमन है और हर दफा ये होती है कि जी जब मुसीबत आ जाती है हम तब कहते हैं कि ओहो मुसीबत आ गई अब जाग जाओ, हम पहले क्यों नहीं जागते? नहीं, हम तो जाग रहे हैं। नहीं, जैसे कहा गया ना कि हाई अलर्ट थे, लेकिन बहुत देर में हमें ख्याल आया कि चीजें होनी चाहिए थी जो कि सैलाब को रोक सकते थे। जो ही सतलुज में, देखिए पहले मैं बताता हूँ आपको, 5 मिनट में आपको लेता हूँ आप। जी जी प्लीज प्लीज। सबसे पहले जो इशू था वो सिंध का था। आपको याद हो सिंध में जब गिलगित और केपी के बारिश हुई तो सिंध में पानी आना शुरू हुआ, तरबेला जल्दी फिल हुआ और 5 लाख पानी रिलीज हुआ, जो 5 लाख डाउन स्ट्रीम आ रहा था। सिंध में 5 लाख पानी काउंट नहीं करता। ये मैं आपको टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ क्योंकि बयानबाजी भी हो रही है सूबों की, तो मैं आज उस पर बात करना चाहूंगा कि हम टेक्निकल बात करें, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं है। लॉजिकल करें ताकि जो लोग सुन रहा हो वो भी एजुकेट हो रहा हो, उसको पता हो कि असल इशू क्या है। तो सिंध 5-5.5 लाख पे गया और 5-5.5 लाख निचले दर्जे होता हुआ किसी का ऊंचे दर्जे पे तो नहीं गया, दरमियान दर्जे पे वो निकल गया क्योंकि सिंध की अपनी कैपेसिटी मौजूद है। झेलम उसके साथ नहीं मिला क्योंकि मंगला फिल हुआ अब जाके, सो मंगला उसको पानी को ले रहा था, तो झेलम जो था वो समझे साइलेंट था। सिंध 5-5.5 के बाद 2-2.5 लाख पे आ गया और वो रूटीन पे आ गया। अब आए थे तीनों दरियाओं पे। सबसे पहले सतलुज में पानी आया क्योंकि सतलुज के ऊपर जो ब्यास और सतलुज दोनों इकट्ठे होकर आ रहे हैं, उसके ऊपर भाखड़ा और पोंग 2 डैम है, तो दोनों डैमों से 100-125 किलोमीटर का सफर है जो हरीके तक आते हैं। हरीके से आगे फिर 12 घंटे का सफर है जो गंडा सिंह में पहुंचते हैं। तो वहां जब बारिशें हो रही थी और उनके अपने दरिया भर गए और उन्होंने डैम खोल दिए तो पानी आना शुरू हो गया। जब पानी आना शुरू हुआ तो सब में पानी आ गया। और जिस दिन पहले दिन मैं विजिट वहां पे गया तो 1.25 लाख क्यूसेक था, बाद में फिर गया ये 3.25 लाख पे। तो हमने रिलीफ कैंप लगा दिए, रिलीफ का काम शुरू कर दिया। हमने फौरी तौर पे पाक फौज को तलब कर दिया, फौज एक ट्रेंड अदारा है, और हमारे रेस्क्यूअर्स ने और हमारे सिविल डिफेंस के लोगों ने लाइफ स्टॉक हेल्थ के हमने स्टॉल लगा दिए। तो हम 21-22 अगस्त को पहली बात है फील्ड में मौजूद थे। उसके बाद रावी में पानी आ गया, पता लगा कि वो जो ऊपर थीन डैम है उसमें पानी ओवरफ्लो हो गया, वहां से हमें कोई तरह 2.25 लाख पे चला गया। फिर इसी तरह चनाब जो था वो हद से चला गया, जो सलाल डैम था वहां से पानी आना शुरू हो गया। तो पानी जब चनाब का आया तो कादराबाद 10,72,000 क्यूसिक था, यानी 10,72,000 क्यूसिक जो था वो तो सिंध का भी सुपर फ्लड है। तो उसको फिर हमने इस तरह किया कि बादी का इनखलाब भी किया और ब्रीच कहाँ करना था। हम पानी जाने से 24 घंटे पहले पहुंचते थे वहां पे। खुद मैं भी जाता रहा हूँ, मैं हर ब्रीच पे खुद गया हूँ। चीफ सेक्रेटरी राब्ते में थे, सीनियर मिनिस्टर थी, सीएम साहबा राब्ते में थी, लेकिन उसके बाद जो टेक्निकल कमेटी थी, इरिगेशन, फौज के लोग और डिप्टी कमिश्नर, उस पर पूरी रिपोर्ट मरतब होती है। देखें जो आप ब्रीच करते हैं ना, वो बंद तोड़ते हैं, वो डॉक्यूमेंट के बगैर नहीं आप तोड़ सकते कि आप अपनी मर्जी से तोड़ दें। वो आपको क्लियर इंडिकेटर को रिकॉर्ड करने के यार इतने फुट पे पहुंच गया है, इतने फुट पे एसओपी के तहत मैंने उसको ब्रीच पॉइंट को तोड़ना है। तो कादराबाद पे जो वो रात है वो बड़ी सख्त रात है। मुझे याद है कि हमें खतरा था, हाफिजाबाद, पिंडी बेटियां सब जेर क्योंकि 10,72,000 फिर एक ब्रीच किया और पानी आहिस्ता नीचे आना शुरू हुआ। तो 10,72,000 कादराबाद के जो फिर डाउन स्ट्रीम चल रहे थे, 3-3.25 लाख सतलुज का और 2-2 लाख सराबी का। ये मैंने अभी प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग में कहा कि 16 लाख क्यूसिक के पानी है, तो सिंध में तो पहुंचा 7 लाख। तो 9 लाख क्यूसिक पानी वो है जो पंजाब के किसान ने, पंजाब के बहनों भाइयों ने अपने प्यारे सिंधी बहनों भाइयों के लिए अपने खेतों पे, अपने घरों पे, अपने सीनों में बर्दाश्त किया है। तो मेरे सिंध के बहनों भाइयों को इसको जरा पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो गद्दू से आप देखें 7-7.5 से ऊपर पानी नहीं गया। तो जो बराज नीचे जाएंगे बराज की कैपेसिटी बढ़ेगी, ये इस सिस्टम है। और जो दरिया नीचे जाएंगे दरिया बढ़ते जाएंगे। पंजनाथ में 5 दरिया इकट्ठे हो रहे हैं, पंजनाथ में सिंध नहीं इकट्ठा हो रहा, 5 दरिया ब्यास, सतलुज, रावी, चनाब, झेलम, और इससे 20 किलोमीटर सरकी के मुकाम पे सिंध उसमें मिल रहा है। तो वहां से दरिया पंजनाथ की कैपेसिटी ज्यादा है, इससे जब ऊपर जाएंगे तो कैपेसिटी कम होगी बराज की। तो मैं समझता हूँ हर सूबे ने काम किया, लेकिन पंजाब ने, वज़ीर आला साहब ने खुद रोजाना की बुनियाद पे गई है। मरियम औरंगजेब साहब ने बहुत काम किया। अच्छा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी, मुझे ये बताएं कि मरियम औरंगजेब साहिबा का आप जिक्र करें, मैंने सुना वो बीमार भी हो गई थी, रैशेस हो गए थे उनके, यहाँ पे तो सारे छाले पड़ गए थे क्योंकि धूप में बैठते थे हम 16 घंटे। मुझे याद है एक अनायतपुर बंद है जहाँ पे पानी इस तरह चल रहा था जैसे समुद्र की लहरें इतनी तेज हवा थी। और वो बंद हमने 8 दिन पहले बनाया था कि जलालपुर शहर को बचा लें। तो एक हम सिंपल वहाँ पे जमीन पे दोनों बैठे हुए थे, मेरे साथ काजम पीरजादा साहब थे हमारे जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं, राना सिकंदर थे, स्वेब भर थे, ये हमारे साथ मौजूद थे, डीसीएस कमिश्नर सारे, रिजवान नसीर रेस्क्यू वाले भी मौजूद थे। वहाँ पे एवैक्यूएशन हमने शुरू की, हमसे पहले हो जरूर रही थी लेकिन उस स्पीड पे हमारे साथ आर्मी का भी कैंप था। तो 40 बोट से हमने उस दिन 100 बोट्स का ऑपरेशन किया, हम 100 बोट्स तक ले गए। हमने जहां से मंगवा सकते थे वो बोट्स को मंगाया और जितने मुकामी बेड़े थे जो मुकामी मल्लाह चाहते थे उनको हायर कर लिया। और वो सुबह हम बैठे हैं 7 बजे और उठे रात 9 बजे।
और अब हम बैठे रहे, हम किसी वॉशरूम नहीं गए, कोई पानी पे चलते रहे, कोई रोटी नहीं खाई। अच्छा। मतलब इस तरीके से हमने काम किया। सर आप तो वो जो आप ठीक रहे थे, आप तो बीमार नहीं हुए? बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन हालात अब मेरे भी ठीक नहीं थे क्योंकि हम थक चुके थे, लेकिन वो वक्त मिलता नसीबों वालों को, मैं तो उसको इस हवाले से सोचता हूँ। फिर जलालपुर हम काम करते रहे 3-4 दिन, फिर हम अलीपुर चले गए। अलीपुर इतना वर्स्ट हिट था, मैं आपको बता नहीं सकता। हम एक बंद पे गए, कुदाई बंद है, उदराय सिंध के साथ चलता है, और वहां से थोड़ा आगे जाएं 10 किलोमीटर तो चनाब सर्किट वहां पे गिरता है। हमें पता लगा कि डैम पे ना लोग बैठे हुए हैं 2000 से ज्यादा, तो हमने टेंट लिए और राशन लिया। टेंट लोड करना, राशन को ले जाना इतने मुश्किल जगहों पे, अगर गाड़ी 1.5 घंटे में जाएगी तो 3.5 घंटे में आएगी। तो अम्बा में पहुंचे तो लोग इस तरह, मैंने बाज़ औरतें देखी कि 4 पे एक है, ये धूप है, ये चादर है, और ये अहले खाना बैठा हुआ जमीन पे। अब इधर भी पानी, इधर भी पानी, अब फवातीन है, वॉशरूम भी जाना है, बच्चों ने भी जाना है, वो। और मुझे एक बच्ची मिली, उसको मैंने पूछा बेटा आपको राशन मिल गया? जी मिल गया। मैं कहा बेटा घर का है? तो मुझे कहती है वो मेरा घर है। मैं घर देखा गिर गया, तो रोने लग पड़ी, हम भी रोने लग पड़े। अब लोगों की हमने तो नज़र से देखा है, फिर वापस आने का दिल नहीं किया किसी का। हमने फैसला कर लिया कि पानी जब तक नहीं उतरेगा हम वापस नहीं जाएंगे। तो मुझे बताएं कि क्या प्लानिंग है पंजाब गवर्नमेंट के पास कि अब सैलाब तो आ गया, तबाहियां हो गई। 2 चीज़ें हैं जी। पहला तो सबसे बड़ा पैकेज है जो सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया है, जिनके घर गिर गए उनके घरों को तामीर नौ, और दूसरा फसलों का जो लॉस है उसको पूरा करना है, जानवरों का लॉस है, और जो खुदा न खासा अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। पहले स्टेप है तो अगले महीने 2 महीने में 3 माह में इसको हम मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन उसके साथ ही स्ट्रैटेजी बननी शुरू हो गई है। रेस्क्यू 112 को अपडेट कैसे करना है, हमें कौन कौन सी कश्ती मजीद चाहिए, कश्ती का नेविगेशन सिस्टम कैसे चाहिए। एक रात हम आ रहे थे सीधपुर, एक जगह आपने शायद नाम सुना, सीधपुर पानी में था, तो हम वहाँ पे गए 10-12 घंटे में हमने राशन, रात को हम रास्ता भूल गए, मरियम और जब हम एक ही कश्ती में थे। अच्छा। तो वो जो 1.5 घंटे का सफर 3.5 घंटे में किया। तो हम समझते हैं कि इसको हम एक तो बहुत बेहतर करना है रेस्क्यू को मजीद। रेस्क्यू ने इतना एक्सीलेंट काम किया, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह लोगों की जिंदगी बचाई और हमारी अफवाज ने, वो एक्सीलेंट काम है, लेकिन मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। गैप्स को हमने इम्प्रूव करना है, मोटर बोट्स पावरफुल करनी है, बड़े उसमें बेड़े शामिल करने हैं ताकि मुआशों का इनखला किया जाए। दूसरा जो ब्रीच पॉइंट्स हैं इरीगेशन डिपार्टमेंट से, काजम साहब उस पर काम कर रहे हैं। ब्रीच पॉइंट्स को भी देखना पड़ेगा कि अब उसके नीचे आबादियाँ आ गई हैं, उनको चेंज करना या वही कर सकते हैं। फिर जो दरियाओं के बांध हैं उनको बेहतर करना है, ब्राजेस की कैपेसिटी बिल्डिंग बेहतर करनी है। और जो आपने पहले बात की थी कि अगर बड़ा डैम नहीं बना सकते तो छोटे डैम्स बनाएं, ताकि जिस कदर हो सकता है पानी को स्टोर करने की कोशिश करें। पीडीएम को रिस्ट्रक्चर करना है, पीडीएम को और बेहतर करना है। तो हर महकमा, लाइफ स्टॉक है, हेल्थ है, और फिर अगला ये है कि जो उस इलाके में लाखों की तादाद में लोग रहते हैं उन गाँवों में, उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि मस्जिद में ऐलानात हो रहे हैं, उनको खाली नहीं कर रहा। ये अनायतपुर में, जलालपुर में हमने लोगों से पूछा, सैकड़ों लोगों से, उन्होंने कहा जी ऐलान हुआ था, बुजुर्गों ने कहा पानी कभी नहीं आया आज। तो ये चीज़ जो है ना, इसके तासुफ को दूर करने के लिए भी हमें वो आबादी के लोग जो दरिया के बेट में आते हैं, मिलियंस की तादाद में लोग हैं, हमें उनको भी एजुकेट करना पड़ेगा, ताकि खुदा ना खास्ता अगर इससे बड़ा सैलाब आ जाए तो गवर्नमेंट हमारी हो, किसी की भी हो, महकमे तैयार हो और पब्लिक भी तैयार हो। जबरदस्त। अच्छा ख्वाजा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो हमारे रिलीफ कैंप्स चल रहे हैं, कुछ लोग शिकायतें करते हैं कि वहाँ पे मेडिसिन मौजूद नहीं है, पहुँच नहीं पाती हैं, इसमें कितनी हकीकत है, और कौन कौन सी दवाइयाँ, यानी स्किन डिजीज है या बाकी कौन कौन सी दवाइयाँ जो कि आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, स्किन की और एंटी स्नेक और एंटी रेबीज तो हर जगह मौजूद है, क्योंकि अक्सर कैंप मैंने खुद विजिट किया, तो मैं खुद एनी शायद हूँ। लेकिन एक खुशाइंद बात यह है कि खुदा ना सा कोई बीमारी जो आउटब्रेक की हैसियत में नहीं गई। एलर्जी थी, बुखार था, सांप काटने के वाक़यात हुए, बहुत कम हुए, तो उनको तो फौरी तौर पे देख लिया गया। वो डिपार्टमेंट बेसिकली इमरान नज़ीर साहब का है, वैसे उनके कैंप मुझे हर जगह मिले। क्लिनिक ऑन बोट्स उनके मौजूद थे, क्लिनिक ऑन व्हील्स मौजूद थी। मेरा जो डिपार्टमेंट है उसकी 100 टीमें हमने फील्ड में निकाली उन इलाकों में जहाँ पे हालात बहुत ख़राब थे, तो बोट्स के ज़रिए, एम्बुलेंसेज के जरिए और रिलीफ कैंप पे फिर प्रोफेसर लेवल के लोग जाना शुरू हो गए, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट में तो एमओ है, डब्ल्यूएमओ है, सीनियर डॉक्टर है, लेकिन हमने फिर अपने प्रोफेसर्स को मूव किया कि आप इन इलाकों में जाएं। तो बेहतरीन काम हुआ है हेल्थ का, मैं समझता हूं ज़ाती तौर पे, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। कहीं ना कहीं चीजें जो होती हैं उसमें गैप होता है, सीखते रहते हैं, नहीं गैप होता है। आप ये कहें गैप है ही नहीं, गैप के बगैर तो चीजें नहीं। और गैप को एतराफ करना, गैप को गौर करना और गैप को दूर करना, यही दानिशमंदी होती है। अच्छा सब कुछ दिन पहले हमारी जो डिजिटल की टीम है उन्होंने अताई डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया था। 2 जाली डॉक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने अपना ही क्लिनिक बनाया हुआ था। गवर्नमेंट की इस हवाले से क्या पॉलिसी, क्योंकि जाहिर है अवाम की जान के साथ तो एक खिलवाड़ ही हो रहा है ना ये भी। देखिए, इसमें बड़ी सख्त पॉलिसी, हेल्थ केयर कमीशन हमने बनाया था शहबाज साहब के दौर में,
और उसकी बुनियाद रखी थी, फिर तमाम सूबों ने उसको फॉलो किया। हेल्थ केयर कमीशन के एक पूरे प्रोटोकॉल्स हैं और इसके तो अतायत उसके खिलाफ क्रैकडाउन तो जारी रहता है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस पर क्रैकडाउन मज़ीद तेज़ होना चाहिए और इनकी सज़ाओं में इजाफा होना चाहिए, क्योंकि सज़ा के बगैर और जज़ा के बगैर माशरा नहीं चल सकता। तो वो अताइयों के खिलाफ हमारा क्रैकडाउन जारी है। हेल्थ केयर कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वो अटैच हमारे से ज़रूर है, लेकिन उनके बोर्ड अपना इंडिपेंडेंट है और बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में हमने आते ही इन्फेक्शन कंट्रोल पे उनसे काम शुरू कराया। आज 1 साल के अंदर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो स्कोरिंग है उसके ना 161 इंडिकेटर्स हैं हेल्थ केयर कमीशन के, हर अस्पताल के। वो 161 इंडिकेटर्स में आपकी स्कोरिंग है। तो अब माशाल्लाह मेयो, नश्तर, पिंडी, इन सब में बहुत बेहतरी हो रही है। अच्छा, अब आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अब हमने हेल्थ के सेक्टर पे बात की। सैलाब में आप लोगों ने जितना माशाल्लाह काम किया हमने उसको कवर किया। कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनका मैं नाम अभी लूँगी और आपने उनको या तो तारीफ़ करनी है या फिर उनको नसीहत करनी है। मैं तारीफ़ ही करता हूँ। सबसे पहले सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा, सीएम पंजाब बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि अच्छा काम इस तरह कर रही है कि उन्होंने बहुत जल्दी लर्न किया और मेरी उम्मीद से बहुत बढ़ के उन्होंने अच्छा काम किया। स्ट्रिक्ट है वो, वैसे काम में तो डांट पड़ती है, होना चाहिए स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हाँ चले। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहिबा, मरियम औरंगजेब एक दरवेश सिफ्त औरत है। जबरदस्त। नवाज शरीफ मियां साहब एक बहुत मोदिल ज़हन के आदमी है। अच्छा चले, अब जरा मुखालिफ पार्टी की तरफ चले जाते हैं। अली अमीन गंडापुर, अली अमीन गंडापुर साहब को ना थोड़ा सा गुफ्तगू में मैं समझता हूँ जरा उनको कंट्रोल करना चाहिए। जबरदस्त। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब का मैं इसलिए जिक्र करना चाहूंगी उन्होंने अपनी बेटी का जो किया, मेरे दिल में उनकी इज्जत बहुत बढ़ गई है। बात करने लगी, मैं उनको एक्नॉलेज करूंगा मुस्तफ़ा कमाल साहब को, मेरा उनसे बहुत एहतराम का ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने जो अपनी बेटी को वैक्सीनेशन का किया है, मैं अपने दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। बिलावल भुट्टो उसका बड़ा फर्क, बिलावल साहब एक समझदार सुलझे भी शख्स है। अच्छा, मुझे मैच्योर आदमी है। वजीर आला सिंध मुराद शाह कॉम्पिटेंट, गौहर साहब, गौहर साहब पीटीआई के जो भी मौजूदा गौहर साहब से ना कुछ ज़्यादा, क्योंकि वो पॉलिटिकल सफ़र से नहीं आए, तो मैं उनको नहीं बिल्कुल जानता, लेकिन जितनी मैंने गुफ्तगू सुनी है, पढ़े लिखे आदमी है। खान साहब, इमरान खान साहब को अपनी गलतियों से रियलाइज़ करना चाहिए, जो अभी तक नहीं किया उन्होंने। लगता कर लेंगे, मुश्किल है। मुश्किल। ख्वाजा आसिफ साहब, आसिफ एक अपना एक एक्सपीरियंस है ख्वाजा आसिफ साहब का, बड़ा ज़बरदस्त शानदार एक्सपीरियंस है। उनके वालिद एक बहुत बड़े पाकिस्तान के सियासतदान थे। मेरे वालिद का उनके वालिद का बहुत ताल्लुक था, दूसरी नस्ल का ताल्लुक है हमारा आपस में। ठीक। जरदारी साहब को क्या कहेंगे? जरदारी साहब बहुत मैच्योर आदमी है। जरदारी साहब की मैच्योरिटी पे और उनकी दानिशमंदी पे तो क्वेश्चन आप नहीं उठा सकते। और बड़ी मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो दोनों पार्टियों का इत्तेहाद है, उसकी वजह से मुल्क में बहरहाल आज जो सूरत हाल है वो उनके इत्तेहाद की वजह से है। और उसमें मैं समझता हूँ कि आज़म साहब का भी जो फील्ड मार्शल है उनका बड़ा पॉजिटिव रोल है। अच्छा, लास्ट में ख्वाजा साद रफीक भाई बला की हद तक सच्चा आदमी है और ऐसे लोग होने चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सियासत में कौन मेंटोर है आपका, किसको आइडियलाइज करते हैं? अपने वालिद को, अपने भाई को और मियां नवाज शरीफ साहब को। अच्छा, वैसे ख्वाजा साद रफीक ने 2 शादियां की, तो आपका कुछ है इस तरफ? मेरा बिल्कुल नहीं है, घर में एक को सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, आपने हमें टाइम दिया, बेहद शुक्रिया। तो जनाब ख्वाजा सलमान रफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त सैलाब ज़दगान के लिए जो काम कर रही है, हेल्थ के शोबे में काम कर रही है, हमने आपके सामने रखा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हमें देखने का बेहद शुक्रिया।